अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस के समानांतर सरल रेखा जो एक्स एक्स अक्ष से 3 एकक नीचे हो का समीकरण कौन सा होगा। देखिए हमने कुछ चीजें आपको बताई थी और वो जो है आपके ऐसी थी कि जिसमें थोड़ा सा भी अगर हम लोग एफर्ट कर लें और समझ लें, ये सब इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ चीजें हम रिकॉल करा दें आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले। जैसे एक पहली चीज तो हमने ये बताई थी आपको कि अगर कोई इक्वेशन एक्स एक्सेस के समानांतर है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के, अगर एक्स एक्सेस के समानांतर है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, उसका इक्वेशन बनेगा एक्स की वैल्यू नहीं रहेगी, 0 रहेगी। इसका मतलब वो किस फॉर्म में रहेगा, बी वाई प्लस सी बराबर 0 के, अगर वो एक्स एक्सेस के पैरेलल है। इसका मतलब एक्स नहीं रहेगा उसमें, एक्स का कोफिशिएंट नहीं रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाता है। अगर कोई रेखा वाई एक्सेस के समानांतर है तो उसमें ये वाई वाला टर्म नहीं रहेगा। इसका मतलब उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के। तो इसका इक्वेशन वाई एक्सेस के पैरेलल है तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के। अब इस इक्वेशन में देखिए y नहीं है, इसका मतलब y एक्सेस के पैरेलल है, जो नहीं है उसी के पैरेलल है। बी वाई प्लस सी में x नहीं है, इसका मतलब ये x एक्सेस के पैरेलल है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जिसके पैरेलल होगा x एक्सेस या y एक्सेस, जिसके पैरेलल होगा वो चीज उस इक्वेशन में नहीं आएगी। तो x एक्सेस जैसे मान लीजिए x एक्सेस के पैरेलल है तो x नहीं होगा, इसी तरह से y एक्सेस के पैरेलल है तो y नहीं होगा, x होगा। तो अब देखिए एक चीज ये समझ लीजिए, दूसरी चीज फिर और समझिए। अब अगर हमने कहा कोई इक्वेशन आपको बनाना है जो x एक्सेस से 4 एकक दूरी पर है और x एक्सेस के पैरेलल है, तो x एक्सेस से, इसका मतलब यहां से 4 यूनिट दूर पर है, ये 4 यूनिट दूर पर है। तो 4 यूनिट दूर होने का मतलब 1 2 3 और ये 4 हो गया, और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। इसलिए x एक्सेस के पैरेलल वो रेखा जो 4 यूनिट दूर है, 4 इकाई दूर है, वो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। अब देखिए इस इक्वेशन में कहीं x आ रहा है, x नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये x एक्सेस के पैरेलल है। 4 एकक कहां है, ऊपर है, दूर। अगर हमने कहा 4 एकक नीचे, 4 इकाई नीचे, तो -1 -2 -3 -4, 4 इकाई तो नीचे होगी। तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगा, अब इसी लाइन के ये पैरेलल हो गया, एक्स एक्सेस के ये पैरेलल हो गया, और इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू -4। क्यों, क्योंकि इस लाइन पर कहीं पर भी देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा -4 आएगी, कोई भी पॉइंट लेंगे। ये क्या है, y दिख रहा है और x नहीं है, x नहीं है, इसके मतलब x एक्सेस के पैरेलल है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक ऐसा समीकरण निकालिए, अब ये x एक्सेस है, y एक्सेस है, अब y एक्सेस के समानांतर जो है आपके एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जो y अक्ष से 5 एकक दूर हो, 5 इकाई दूर हो। तो 5 इकाई दाहिनी ओर दूर हो तो 1 2 3 4 5, तो y एक्सेस से 5 इकाई दूर हो तो इसका मतलब ये पॉइंट, ये लाइन हो गई, क्योंकि इस लाइन पर हमेशा यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी बनी रहेगी, 5। तो ये रेखा क्या है, ये x इज इक्वल टू 5 रेखा हो गई, जो किसके पैरेलल है, y एक्सेस के पैरेलल है।
आप देखिए इसमें y का टर्म नहीं आ रहा है। अगर कहा जाएगा x से 4 इकाई दूर, y एक्सिस से 4 इकाई दूर एक ऐसी रेखा का समीकरण निकालिए जो है बाईं ओर हो y एक्सिस के, तो इसका मतलब यहां से 4 इकाई दूर -1, -2, -3, -4 और ये हो गई आपकी रेखा। तो ये क्या हो गई, यहां से 4 इकाई दूर हो गई और ये रेखा क्या हो गई, x इज इक्वल टू -4। दिख रहे हैं? तो बहुत सिंपल है समझना, बस ये बात ध्यान रखिए कि अगर x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेखा का समीकरण है तो उसमें x नहीं दिखाई पड़ेगा, उसमें हमेशा y दिखाई पड़ेगा। और y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो उसमें y नहीं दिखाई पड़ेगा, सिर्फ x दिखाई पड़ेगा जितनी दूरी पर यह स्थित है। अब ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अगर करेंगे तो देखिए कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को निकालना। अब देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम लोग को करना है, जो हम लोग को सीखना था वो हम लोग ने सीख लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस के समानांतर, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाएगा, जो एक्स अक्ष से 3 एकक नीचे हो, एक्स अक्ष से 3 यूनिट नीचे हो। 3 यूनिट नीचे होने का मतलब -1, -2, -3। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये रेखा जा रही है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये रेखा हुई और इस पर क्या है, y का मान कितना है, -3। तो y इक्वल टू -3 या इसी का समीकरण लिखा जा सकता है y + 3 बराबर 0 के। -3 को इधर ले आइए तो y + 3 बराबर हो जाएगा। तो y इक्वल टू -3 कहिए या y + 3। तो देखिए कुछ करना पड़ा, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है, आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। तो सिर्फ जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं बस उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए और उसी को सोल्यूशन करने की कोशिश करिए, बस समझने की कोशिश करिए कि कह क्या रहा है। अगर ये आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। अगर ये कहता कि 3 यूनिट ऊपर है तो यहां से 3 एक्स एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर चले जाते, ऊपर जाने का मतलब 1, 2, 3, तो इसके मतलब y की वैल्यू 3 हो जाती। तो यहां से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाता, y इज इक्वल टू 3, या इसी को क्या लिख सकते थे, y -3 बराबर 0 के। तो या तो आंसर ये होता या आंसर ये होता, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कहता है, क्योंकि कह रहा है 3 एकक नीचे हो, तो 3 एकक नीचे होने का मतलब y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन हो गया। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ आपको जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आपको करना है, उसमें कोई जो है आपके एक तरह से इसमें कोई बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, बस कॉन्सेप्ट आप समझते रहिए दिमाग में। अगर ये सारी चीजें हैं तो देखिए कोऑर्डिनेट बहुत आसान चीज होती है और आते भी 1 या 2 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं आते, और क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि आराम से इजीली आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये सब तो आप बहुत वाइड पढ़ रहे हैं और हर एक चीज जान रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12th है, यदि a इज इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, तो समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 किसके समानांतर रेखा निरूपित करता है। अभी हमने आपको बताया कि अगर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम कहेंगे तो उसमें x का टर्म जो है आपके नहीं होगा, क्या होगा, y का टर्म होगा। इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब by प्लस c बराबर 0 के होगा। अगर हमने कहा पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसमें y वाला टर्म नहीं होगा, x वाला टर्म होगा और कांस्टेंट वैल्यू होगी बराबर 0 के, पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। और तीसरा कंडीशन हमने आपको बताया था कि अगर कोई रेखा सेंटर से होके जाती है 0,0 तो उसमें कांस्टेंट नहीं होता, और कांस्टेंट नहीं होगा तो इसका इक्वेशन किस टाइप का होगा, ax प्लस by बराबर 0 के।
इस टाइप का होगा। बस ये तीन चीज दिमाग में रखिए। अगर x मिसिंग है तो x एक्सेस के पैरेलल है, अगर y मिसिंग है, y नहीं है, y एक्सेस के पैरेलल है, और यहां पर कांस्टेंट मिसिंग है तो वो रेखा कहां से जा रही है, 0,0 से। बस ये तीन चीज दिमाग में रखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपने आप आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। अब देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। ये तो आपका थ्योरी पार्ट था। जैसे इक्वेशन कह रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के, ये इक्वेशन है जिसमें से कह रहा है a 0 के बराबर है, b नॉट इक्वल्स टू 0 और c नॉट इक्वल्स टू 0। a 0 के बराबर है, इसके मतलब x का टर्म नहीं है, तो 0 इंटू एक्स हो गया, प्लस b का मान 0 नहीं, इसके मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है तो बी वाई, c की वैल्यू भी 0 नहीं इसलिए c भी है 0, ये 0 है ही है तो इसलिए बी वाई प्लस सी हो गया बराबर 0 के। अब इस इक्वेशन में कौन नहीं है, x एक्सेस नहीं है, तो x का कोफिशिएंट क्योंकि 0 कहा जा रहा है a, x का कोफिशिएंट x नहीं है, x नहीं है इसके मतलब ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सेस, तो पैरेलल टू x एक्सेस, ये हो जाएगा। इसलिए x एक्सेस की ये पैरेलल है, x एक्सेस की पैरेलल बी वाला ऑप्शन इसको कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 4x प्लस 3y बराबर 12 निम्न में से किससे गुजरती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज ये समझ लें, किसी भी रेखा को अगर आप बनाते हैं अगर वो x और y एक्सेस के पैरेलल नहीं है, छोटी छोटी चीजें समझ लें, अगर कोई रेखा x एक्सेस के पैरेलल है तो या तो ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, इसके मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, ऐसे ही रहेगी ना, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अगर कोई रेखा ऐसे जा रही है तो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चौथे में नहीं है। अगर कोई रेखा इधर से जा रही है तो तीसरे चौथे में है, पहले दूसरे में नहीं है। अगर इसी तरह से अगर हम कहें कि कोई रेखा y एक्सेस के समानांतर बना दीजिए, ये और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो y एक्सेस के पैरेलल अगर रेखा है तो ऐसी कंडीशन में वो किस क्वाड्रेंट में हो सकती है, पहले चौथे में या दूसरे तीसरे में। तो दो क्वाड्रेंट से होकर के जाएगी, कम से कम दो क्वाड्रेंट से होकर के जाती है कोई भी रेखा, किसी भी रेखा, कोई भी रेखा अगर आप बनाएंगे, चाहे पैरेलल हो, चाहे ना हो, चाहे लंबवत हो, कुछ भी हो, तो कम से कम दो क्वाड्रेंट से होकर के जाएगी जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा तीन क्वाड्रेंट से। अब देखिए एक्स एक्सेस वाली देख लिया आपने, दो क्वाड्रेंट से जा रही है, या तो फर्स्ट सेकंड से जाएगी एक्स एक्सेस के पैरेलल अगर है, या थर्ड फोर्थ से जाएगी। अगर वाई एक्सेस के पैरेलल अगर दोनों लाइन है तो फर्स्ट फोर्थ से जाएगी या सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी। अगर ओरिजिन से होकर के जा रही है तो ओरिजिन से अगर होकर जा रही है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट थर्ड से जाएगी या जो है आपके सेकंड और फोर्थ से जाएगी। तो फर्स्ट थर्ड से भी जा सकती है, अगर रेखा ऐसे बनी है तो पहले क्वाड्रेंट से जा रही है और तीसरे में जा रही है, दूसरे चौथे में नहीं जा रही है। ऐसे अगर रेखा बन रही है ओरिजिन से जा रही है तो सेकंड फोर्थ में जा रही है, फर्स्ट थर्ड में नहीं जा रही है। और ना ही कोई एक्स एक्सेस के पैरेलल हो, ना वाई एक्सेस के पैरेलल हो, ना ओरिजिन से जा रही हो, तब ऐसी सारी रेखाएं तीन क्वाड्रेंट से होकर गुजरती हैं। कोई भी रेखा बनाएंगे, जैसे
मान लिया हमने ये बना दिया, हमने यहां पे बना दिया ये रेखा, हमने ये रेखा बना दिया। कोई भी रेखा अगर हम बनाएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखिए ये वाली रेखा, ये रेखा किस किस क्वाड्रेंट से जा रही है? पहले में है, सेकंड वाले में है, फोर्थ में, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ हो गया। ये रेखा देखिए, ये रेखा जा रही है फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। ये रेखा जा रही है, ये थर्ड में है, फोर्थ में है, फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। कोई भी रेखा अगर बनाएंगे, अगर वो पैरेलल नहीं है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के, या फिर जो है आपके ओरिजिन से होके नहीं जा रही है, तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के पैरेलल होने वाली रेखा या ओरिजिन से जाने वाली रेखा दो क्वाड्रेंट से केवल होकर के जाती है। लेकिन अगर ना एक्स एक्सेस के पैरेलल है, ना वाई एक्सेस के पैरेलल है, ना ओरिजिन से होकर जा रही है, तो हमेशा तीन क्वाड्रेंट से होकर के जाएगी। यही कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है किसी लाइन का, ये लाइन किस क्वाड्रेंट से होकर के गुजर रही है। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले इसको प्लॉट करना पड़ेगा हमें, और प्लॉट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हमने आपको बताया था। इसको किस फॉर्म में ले आए? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1 के, इस फॉर्म में इक्वेशन को ले आए। अब इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y बराबर 12 के। अब यहां 1 लाना है तो 12 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4x बाय 12 प्लस 3y बाय 12 प्लस 12 बाय बराबर 12 बाय 12। 4 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x बाय 3 प्लस y बाय 4 बराबर 1 के, ये आ गया। तो x अंताखंड हमें पता चल गया, y अंताखंड पता चल गया। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 x 3 पर, x 3 पर, y 4 पर, y 4 पर होकर के जा रही है रेखा, ये है ये लाइन। अब अगर ये लाइन जा रही है तो देखिए किस किस क्वाड्रेंट में है ये लाइन। अब ये लाइन प्लॉट हो गई। ये लाइन कौन सी लाइन है? यही है, ये है 4x प्लस 3y बराबर 12 के, ये है। तो ये लाइन किस क्वाड्रेंट से होकर जा रही है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। जब आप इसको निकालेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा किस क्वाड्रेंट से होकर जा रही है। यही प्रश्न पूछ रहा था कि ये कहां से होके गुजर रही है, किससे होके गुजर रही है। तो पहले, दूसरे और चौथे चतुर्थांश क्वाड्रेंट से, तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो बी वाला आंसर होगा। ये रेखा कहां से गुजर रही है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ से। तो इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। बस ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सिर्फ ये पूछा था कि किस चतुर्थांश से, किस क्वाड्रेंट से होकर के ये रेखा गुजर रही है, बस उसी को निकालना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं वाली ऋजु रेखा के समीकरण y = x और y = 0 द्वारा दिए जाते हैं। निम्न में से तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाले समीकरण क्या है? समकोण त्रिभुज कह रहा है। देखिए ये है x, ये है y, ये है x कॉम्प्लीमेंट y। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं वाली ऋजु रेखा के समीकरण, दो भुजाओं वाली
ऋजु रेखा के समीकरण y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 0 है। निम्न में से तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाला समीकरण कौन सा होगा? तो अब देखिए, पहला y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स कौन सा इक्वेशन होता है? जब ये 45 डिग्री कोण पर हो, तो जितना x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू हो जाएगी। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल भी 3 हो जाएगी यहां प्लॉट करने पर। और ऐसी कंडीशन में x बराबर y के रहेगा हमेशा। x की जो वैल्यू निकलेगी वही y की भी निकलेगी। x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 4 तो y बराबर 4। और ये कब होगा? जब ये कोण 45 डिग्री होगा, यहां से गुजरेगा। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x, लाइन ये हो गई जो 45 डिग्री जा रहा है। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? ये y इज इक्वल टू 0 है। x एक्सेस को क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू 0। और y एक्सेस को क्या कहते हैं? x इज इक्वल टू 0। तो y एक्सेस अगर है तो ये x इज इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजाएं, एक जो है ये और एक जो है आपके ये दी जा रही है, ये दो हैं। तीसरी और कौन सी हो सकती है ये निकालना है। तो और कौन सी नहीं हो सकती ये कह रहा है। तो देखिए, अगर समकोण त्रिभुज बनाना है तो ऐसी कंडीशन में x इज इक्वल टू 5 ये हो सकती है, क्योंकि ये रेखा है, ये रेखा है, तो तीसरी रेखा ये हो गई, हो सकती है x इज इक्वल टू 5, ये हो सकती है। x बराबर 2 पे अगर हम ट्राई करें तो भी हो सकती है, ये हो गई। तो अब यहां पर क्या है? एक रेखा तो ये है y इज इक्वल टू एक्स, दूसरी है y इज इक्वल टू 0, तीसरी कह रहा है कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो x इज इक्वल टू 5 कह रहा है, तो x बराबर 5, ये रेखा जा रही है। तो क्या ये तीनों मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं? बना रहे हैं। इसके मतलब कि ये तो बनेगा। x इज इक्वल टू 2 पर x की वैल्यू 2 है, तो y इज इक्वल टू 0 ये रेखा हुई, y इज इक्वल टू x ये हुआ और x इज इक्वल टू 2 ये हुआ। ये तीनों मिलकर के राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं, इसलिए इससे भी बनेगा। फिर आ जाइए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ये है, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ये लाइन है। एक लाइन आपने ये लिया और एक लाइन ये लिया। क्या इससे, इससे और इस लाइन से क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है, इससे नहीं बन रहा है। जबकि x इज इक्वल टू -3 से बनेगा। x इज इक्वल टू -3 ये है, यहां से अगर हम लेंगे तो ये y इज इक्वल टू 0 हो गई, ये y इज इक्वल टू x हो गई और ये x इज इक्वल टू -3 हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल x की कोई भी वैल्यू ले लिया जाएगा अदर देन 0 बन जाएगा। तो अदर देन 0, तो 0 पर नहीं बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यही कह रहा है कि निम्न में से तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाला समीकरण क्या है। तो तीसरी भुजा कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, सब हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक भुजा ये है y इक्वल टू 0, दूसरी y इक्वल टू x, तो तीसरी जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए x इक्वल टू 5 हो सकती है, x इक्वल टू 2 हो सकती है, x इक्वल टू -3 हो सकती है, लेकिन x इक्वल टू 0 नहीं होगी, क्योंकि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और इसको, ये तीनों अगर आप मिलाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, जबकि आपको बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा कि x इक्वल टू 0 जो है नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 2x - 3y बराबर 6 समीकरण का लेखा चित्र y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। अब देखिए, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्या है? अगर पहले इसको अगर हम देखें 2x - 3y बराबर 6 के, 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा x/3 प्लस y/-2 बराबर 1 के। ये आ गया। अब आप इक्वेशन बना लीजिए। देखिए,
तो x 3 पर x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, ये है। और यहां से जो है ये रेखा गुजर रही, तो कह रहा है कि समीकरण y अक्ष को कहां कट कर रहा है, y अक्ष को यहां कट कर रहा है, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0, -2, तो 0, -2 बी वाला आंसर हो जाएगा। ये आपके एक तरीका हुआ। सेकंड मेथड देखिए, ये पहला तरीका जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जब कोई इक्वेशन आपको दिया जाता है, ये इक्वेशन दे दिया गया 2x - 3y प्लस बराबर 6k, कहा जा रहा है ये इक्वेशन y एक्सेस को कहां पर कट करेगा, किस पॉइंट पर, या कह दिया जाए x एक्सेस को कहां पे कट करेगा। y एक्सेस पर x का मान 0 होता है, y एक्सेस को अगर ले लीजिए, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और x एक्सेस पर y का मान हमेशा 0 होता है। जब ये y एक्सेस की बात कर रहा है, तो y एक्सेस पर अगर पॉइंट लेना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 रखिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, -3y बराबर 6k, इसलिए y बराबर -2k। देखा, कुछ नहीं करना पड़ा और अपने आप आपका आंसर आ गया, सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने से। तो x की वैल्यू 0, ये -2, तो 0, -2 ये पॉइंट हो जाएगा जो है आपके y अक्ष, ये समीकरण जो है y एक्सेस को यहां पर कट करेगा। तो बस y एक्सेस पर x का मान 0 होता है, x एक्सेस पर y का मान 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आसानी से आप क्वेश्चन को इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो अब ये कह रहा था y अक्ष पर किस बिंदु पर काटेगा, तो y एक्सेस पर, इसके मतलब x की वैल्यू हमें पता है 0 है, तो x की वैल्यू अगर 0 है, इसके मतलब पहला वाला आंसर 0 है, पता है। तो या तो आप चार ऑप्शन में देख लीजिए कि 0 कहां है, सिर्फ यही दिख रहा है इसलिए आंसर यही होगा। अगर कह रहा है कि y एक्सेस, ये भी करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऑप्शन अगर देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में 0 सिर्फ एक ही जगह है कि y एक्सेस को कहां वो कट करेगा। अगर ये कह रहा है तो y एक्सेस को कहां कट करेगा, y एक्सेस को जहां कहीं भी कट करेगा x का मान वहां 0 होता है, और x का मान 0 अगर a b c d चार ऑप्शन में देखिए तो सिर्फ b में है, इसलिए आपको सोल्यूशन भी नहीं करना है, विदाउट सोल्यूशन आपको आंसर मिल जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से, इस तरह से निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी जो है आपकी 0 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। अगर यहीं पर आ जाता x एक्सेस, तो x एक्सेस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो ये समीकरण अगर कहा जाए कि x एक्सेस को कहां कट कर रहा है, तो y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 0 कितनी जगह दी है, सिर्फ यहां, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कॉन्सेप्ट को देखते चलना है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो अपने आप आपका आंसर निकल आएगा। तो अगर कहता है कि y अक्ष को किस बिंदु पर कट करता है, तो y एक्सेस पर x की वैल्यू 0 होती है। देख लीजिए कि x की वैल्यू 0 अगर 2 या 2 से ज्यादा जगह है, वहां सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू 0 रखिए इसमें समीकरण में, y की वैल्यू निकल आएगी। अगर एक जगह है तो आंसर वही हो जाएगा, फिर उसी आंसर को हम लोग टिक कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 2x प्लस 3y बराबर 2k, 2x माइनस 3y बराबर 3k, माइनस 2x प्लस 3y बराबर 5k तथा 2x प्लस 3y बराबर 0 समीकरण में वह समीकरण कौन सी है जिसका लेखा चित्र मूल बिंदु से गुजरता है। अब देखिए आपको हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि अगर कोई इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के होता है, तो हमने बताया अगर
ये ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के हो, y ना हो, तो अगर y नहीं है इसमें तो इसके मतलब y एक्सेस के पैरेलल है। अगर बी वाई प्लस सी बराबर 0 के हो, x नहीं है इस इक्वेशन में तो इसलिए x एक्सेस के पैरेलल है। अगर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 के हो, इसके मतलब कांस्टेंट टर्म ना हो, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसके मतलब ओरिजिन से होके जा रहा है, यही ये पूछ रहा है। आपको दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 2 के, 2x माइनस 3y बराबर 3 के और माइनस 2x प्लस 3y बराबर 5 के और 2x प्लस 3y बराबर 0 के। कह रहा है इन चारों में से कौन सा समीकरण ऐसा है जो मूल बिंदु से 0,0 से गुजर रहा है। तो मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण किस प्रकार का होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता और कांस्टेंट टर्म न होने की वजह से जो है वही आपका इक्वेशन हो जाता है। तो इसमें से देखिए कांस्टेंट टर्म किसके पास नहीं है, 2 है यहाँ कांस्टेंट टर्म, यहाँ 3 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, इसके मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो एक तो डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप देख लीजिए कि मूल बिंदु से होकर के रेखा अगर गुजर रही है तो मूल बिंदु मतलब 0,0, इसके मतलब वो इक्वेशन होगा जिसमें 0,0 रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम ए ऑप्शन के अनुसार देखें, अब ऑप्शन के अनुसार अगर हम देख लें, अब 0,0 से गुजरना है तो अगर ये इक्वेशन है तो इसमें 0,0 रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन अगर है और मूल बिंदु से गुजर रहा है तो ये सही होना चाहिए। तो ए विकल्प के अनुसार अगर हम x और y की जगह 0 रख दें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 बराबर 3 के, जो कि गलत है, इसके मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। बी देखिए, x और y की जगह अगर हम 0 रख दें तो 0 प्लस 0 बराबर 5 के, ये भी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देख लें, अगर इस इक्वेशन में हम लोग जो है इसको रख दें जो है x और y को, तो 0 प्लस 0 बराबर 0 के, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन होने का मतलब ये वाला है जो कि यहाँ सी में दिया गया है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ये आपके डिफाइन करेगी कि ये इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जो मूल बिंदु से होकर के गुजर रहा है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, समझ जाइए मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक रैखिक समीकरण x = k के रूप में है और k एक अचर हो तो उस समीकरण का लेखाचित्र क्या है। हमने आपको बताया कि अगर कोई वैल्यू, हमने कहा x = 5 है, x = -3 है, x = 2 है, मतलब इस तरह का कोई भी इक्वेशन अगर है तो ये क्या होगा, इसमें x नहीं है, इसमें x है, y नहीं है, y नहीं है, इसके मतलब किसके पैरेलल होगा, y एक्सेस के पैरेलल होगा। जैसे हमने कहा x = 5, तो x = 5 ये है, तो यहां से होकर के जाने वाली रेखा क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, y एक्सेस के। तो ये रेखा क्या है, x = 5 है, तो इसमें y का टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं, इसके मतलब y एक्सेस के पैरेलल है। तो यही कह रहा है कि अगर x बराबर k के है, x बराबर k के है और k एक जो है अचर वैल्यू है, तो ये आपके एक अचर वैल्यू है, इसका मतलब इसको कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, तो उस समीकरण का लेखाचित्र क्या होगा। तो मान लीजिए x = k, k की जगह अगर हमने 5 ले लिया, x = 5 हो गया, k की जगह -3 ले लिया, k की जगह 2 ले लिया, तो आपके वैल्यू ये हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में ये जो है ये किसके समानांतर होगा, y एक्सेस के समानांतर होगा। तो x एक्सेस के समानांतर रेखा, दोनों अक्षों को काटने वाली रेखा, x अक्ष पर धनात्मक न्यून कोण बनाने वाली रेखा, y एक्सेस के समानांतर, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, y एक्सेस के समानांतर है ये जो रेखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ax + by + c = 0 के प्रकार का समीकरण है, जहां a
जीरो के बराबर नहीं है, बी जीरो के बराबर नहीं है, सी जीरो है, एक ऋजु रेखा को निरूपित करता है जो गुजरती है कहां से, ये बताना है। तो हमने आपको अभी डिफाइन किया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के है। अब ये कह रहा है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो और सी जीरो के बराबर। अगर इसको आप यहां पर रख दें तो क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन बन जाएगा ए एक्स, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो नहीं है और अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब ए की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इसलिए ए रखा रहेगा। बी की वैल्यू भी जीरो नहीं है, इसके मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है इसलिए रखा रहेगा। लेकिन सी की वैल्यू जीरो हो गई इसलिए सी की जगह क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा बराबर जीरो के, इसलिए अब ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन क्या है, ये कहां से गुजरता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू जीरो हो गई इसलिए 0,0 से गुजरेगा, तो इसलिए मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब 0,0 से गुजरेगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब इससे गुजरता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह रैखिक समीकरण कौन सी है जिसके लेखा चित्र के प्रत्येक बिंदु की कोटि उसके भुज से 4 गुनी है। भुज और कोटि आपको पता है, जब हम x और y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखते हैं, निर्देशांक, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एब्सिसा, जिसको कहा जाता है भुज, और ये कहलाता है ऑर्डिनेट, जो दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो ये ऑर्डिनेट हो गया, जिसको कहा जाता है कोटि। अब कह रहा है प्रत्येक बिंदु की एक लेखा चित्र ऐसा बनाना है जिसमें प्रत्येक बिंदु की कोटि उसके भुज से 4 गुनी हो। कोटि मतलब क्या हुआ, y का मान, y का मान 4 गुना होना चाहिए x से, तो इसका मतलब 4 गुना हो तो x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 4 गुना होने का मतलब 8। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 गुना 12। तो ये कह रहा है कि इसमें जो कोटि है वो भुज से 4 गुनी हो, तो कोटि जो है, ये कोटि जो है ये भुज से 4 गुनी है, तो 1 into 4 करेंगे तभी 4 आएगा। तो इसके मतलब कि क्या हुआ कि y की वैल्यू 4 टाइम्स x होना चाहिए, y की वैल्यू 4 टाइम्स टू x होना चाहिए। y इज इक्वल टू 4x की बात कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 4x आपकी ये वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु की कोटि उसके भुज से 4 गुनी हो, तो एक ऐसा समीकरण आपको देखना है कि जिसमें 4 गुनी, x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू 4 गुनी होती जाएगी। x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 रखिए 8 हो जाएगी, 3 रखिए 12 हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु की कोटि, कोटि मतलब y का मान x का 4 गुना हो जाए, भुज का 4 गुना हो। तो भुज अगर हम इधर रखते हैं, इसका 4 गुना कोटि हो रही, इसका 4 गुना कोटि हो रही, तो y का मान 4 गुना हो रहा है, इसका y का मान x का 4 गुना है, y का मान x का 4 गुना है, तो y इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4x का मतलब बी वाला ऑप्शन हो गया कि वो कौन सा समीकरण है जिसमें जो है कोटि जो है भुज से 4 गुनी हो रही है, तो ये y इज इक्वल टू 4x की वैल्यू हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये सब बस आपको क्लियर होना चाहिए, भुज क्या है, कोटि क्या है, क्या कह रहा है, कौन 4 गुना होगा, तो ये चीजें जो है आपके क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए जैसे दिया है, यदि समीकरण 3x + 2y = 18 और 3y - 2x = 1 के लेखा चित्र परस्पर p, q बिंदु पर काटते हो
तो P प्लस Q का मान कितना होगा? दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 18 के, दूसरा है 3y माइनस 2x बराबर 1 के। इसका कटिंग बिंदु के पॉइंट क्या होंगे? निर्देशांक x, y। समीकरण जो x, y का होता है तो यही इसके कटिंग पॉइंट हो जाते हैं। और यही कटिंग पॉइंट ये कह रहा है P, Q है, P, Q है। इसके मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, x की जो वैल्यू निकलेगी वो P है और y की वैल्यू जो निकलेगी वो Q है। ये कटिंग पॉइंट P, Q है कह रहा है, जबकि कटिंग पॉइंट क्या निकलेगा? x, y। इसको सॉल्व करने पर x और y की जो वैल्यू होगी x, y यही हो जाएगा कोऑर्डिनेट, और यही कोऑर्डिनेट कह रहा है P, Q है। तो इसलिए P की वैल्यू x के बराबर, Q की वैल्यू y के बराबर। निकाल लेते हैं x, y की वैल्यू। जैसे 3x प्लस 2y बराबर 18 के, ये पहला समीकरण है। दूसरा है माइनस 2x, x पहले हम लिख रहे हैं, y उधर कर दे रहे हैं, प्लस 3y बराबर 1 के। अब इसमें से दोनों में या तो x बराबर कर लीजिए या y बराबर कर लीजिए, x को सेम कर लीजिए या y को। मान लीजिए हम x को सेम करते हैं, 3 2 का एलसीएम कितना है? 6 है। इसको भी 6 बना दिए, इसको भी 6 बना दीजिए। पहले वाले इक्वेशन को 6 बनाने के लिए, इसमें 3x को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से, नीचे वाले को 3 से। यह है आपके, बना दीजिए। अब यहां पे देखिए, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6x प्लस 4y बराबर 36 के। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6x प्लस 3y प्लस 9y, सॉरी, प्लस 9y इक्वल्स टू 3 की ये वैल्यू होगी। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। 9 प्लस 13y हो गया बराबर 39 के। तो 13y बराबर 39 के, y बराबर 3 के आ गया। y बराबर 3 आ गया। अब कहीं पर भी रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू अगर हमने मान लीजिए यहां रख दिया तो ये हो गया माइनस 2x प्लस 3y मतलब 9 बराबर 1 के, इसलिए 2x बराबर 8 के, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4 के। तो x, y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 4। तो x, y जो कि P, Q है, तो ये कितनी आ रही है? ये आ रही है 4, 3, जो कि P और Q की वैल्यू है। अब इसमें अगर कह रहा है कि P प्लस Q की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगी। तो 4 प्लस 3 7 ये हो जाएगी। तो A वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझना है, इसके कटिंग पॉइंट P और Q कह रहा है, जबकि कटिंग पॉइंट क्या होगा? दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x, y, x, y की जो वैल्यू होगी वही P, Q हो जाएगा। अब P प्लस Q आपको निकालना है, तो दो समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, x, y की वैल्यू निकल आएगी, और ये x, y की वैल्यू जो है वही P, Q है। दोनों को ऐड करके क्या निकल आएगा? 7 निकल आएगा, इसकी ये वाला वैल्यू हो जाती है। तो ये जो है हम लोगों का चौथा पोर्शन हो जाता है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन से संबंधित क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, इस वीडियो को कई बार देख लीजिए, जिससे कि आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा भी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से इजीली इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी रटिए नहीं क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, डायग्राम बनाइए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपने आप सारी चीज क्लियर होगी। जितना आप डायग्राम बनाएंगे, जितना क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन अगर इजी है, इजीली समझ में आ रहा है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।